This conference will now be recorded. कि व्हाट इज इंटरनेशनल रिलेशंस। कुछ लोग होते हैं जिनको इंटरनेशनल रिलेशंस अच्छा नहीं लगता है, बोरिंग लगता है, या उनको लगता है कि हम पढ़ते क्यों हैं। ये लगने के कारण क्या है पता है? क्योंकि आपको कभी भी ये समझ नहीं आता कि इंटरनेशनल रिलेशंस इज द इंटरप्ले ऑफ योर एंटायर स्टेटस। कुछ कहानियों के माध्यम से मैं आपको सुलझाने की कोशिश करता हूं कि इंटरनेशनल रिलेशंस क्या है। ठीक बात है। पहली कहानी हम लेते हैं अभी की, जो आज हो रहा है, रशिया और यूक्रेन का वॉर। ठीक। अब भाई रशिया ने यूक्रेन पे हमला कर दिया तो हमारे चूल्हे में रोटी पे क्या फर्क पड़ रहा? हमें क्या है साले को, हम अपना बैठेंगे अपना काम करेंगे। वी विल लिव आवर ओन लाइफ, वी विल डू मस्ती। घंटे का फर्क पड़ता है हमें। अब आप समझिए फर्क कहाँ कहाँ पड़ता है। देखिए, आज हम जिस वर्ल्ड में जी रहे हैं वो एक इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है। हमारी एक दूसरे पर डिपेंडेंसी है, हमारी रिक्वायरमेंट एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि हम सारी चीजें कर नहीं सकते। अब है क्या कि रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया, तो भाई यूक्रेन की इकोनॉमी में बहुत कुछ होगा जो हम यूक्रेन से ले रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल एडिबल ऑयल, सनफ्लावर ऑयल वगैरह जो होता है, ये सब हम यूक्रेन से ले रहे थे। ठीक। अब जैसे ही उन्होंने हमला किया तो अब भाई ऐसा तो है नहीं कि उधर हमला चल रहा है, इधर सनफ्लावर ऑयल बना रहे हैं। कहने का मतलब इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टॉप होंगी, यहाँ के लोग वॉर में जाएंगे, इनकी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट होगी, प्रोडक्शन रुकेगा। प्रोडक्शन रुकेगा तो वो इंडिया को सनफ्लावर ऑयल दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। यानी कि हमारे यहाँ पर क्या होगा, इस एक केस में हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है, सनफ्लावर ऑयल की हमारे यहाँ डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम हो गई। हाँ या ना? तो सनफ्लावर ऑयल हमारे यहाँ महंगा हो गया। हाँ या ना? तो आपका किचन का सामान महंगा हुआ या नहीं हुआ? Try to understand how international relations they affect your everyday life. And in the words of Honorable External Affairs Minister, this is how you make people, you make your populace street smart in international relations. Every person in the country should be able to relate India's international relations with its own daily life. If Russia has attacked Ukraine, we used to take sunflower oil from Ukraine, so it will get costlier. Take how to mitigate that? We have to find alternative sources of sunflower oil. Yes or no? Number 2, अब भाई यूक्रेन ने रशिया पर हमला किया, दुनिया भर ने रशिया पर सैंक्शंस लगा दिए कि रशिया से कोई ये नहीं खरीदेगा, रशिया से कोई वो नहीं खरीदेगा। हाँ या ना? अब बहुत सारे ऐसे कंट्रीज थे जो रशिया से ऑयल खरीद रहे थे। ठीक। रशिया से गैस खरीद रहे थे, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम मतलब क्रूड ऑयल। उन्होंने वो खरीदना बंद कर दिया। हाँ या ना? जब उन्होंने वो खरीदना बंद कर दिया तो क्या हुआ? अब आपके यहाँ दुनिया को 100 लीटर पेट्रोल की नीड थी, उसमें से 30 लीटर जो है वो रशिया प्रोड्यूस कर रहा था। अब वो 30 लीटर आप खरीद नहीं सकते, तो अब डिमांड तो 100 ही है, प्रोडक्शन कितना बचा? 70। हाँ है ना? तो जो ये 70 वाले हैं ये ज्यादा पैसा चार्ज करेंगे कि भैया पहले आओ पहले पाओ, प्रोडक्शन कम है, तुम्हें लेना है, ज्यादा पैसे दो। हाँ या ना? इसका मतलब हर एक व्यक्ति के लिए पेट्रोलियम महंगा होगा या नहीं होगा? हाँ है ना? तो क्या हुआ कि रशिया के यूक्रेन पर हमला करने की वजह से रशिया पर जो इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे, उस इकोनॉमिक सैंक्शन की वजह से रशिया की जो पेट्रोलियम आउटपुट है वो लोगों ने खरीदना कम कर दिया। जब वो खरीदना कम कर दिया तो मार्केट में पेट्रोलियम आना बंद हो गया। जब मार्केट में पेट्रोलियम आना बंद हो गया तो क्या हुआ, पेट्रोलियम के दाम, बाकी भाई जो कंट्रीज प्रोड्यूस कर रहे थे उन्होंने देखा कि अरे अब तो रशिया ने प्रोड्यूस करना बंद कर दिया, डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, उन्होंने पैसे बढ़ा दिए और पूरी दुनिया में पेट्रोलियम महंगा हो गया। आपने देखा कि यूएस में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, गैस हाईएस्ट प्राइसेस पे थी वहां पर। ब्रिटेन में लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहां पर भी हाईएस्ट प्राइसेस पे हिस्ट्री में गैस पहुंच गई थी। ठीक है ना? 50% इंक्रीज हुआ था वहां के प्राइसेस में। तो ऐसी स्थिति में विल इट इम्पैक्ट योर घर की रसोई? ऑब्वियसली यस। हाँ ना? राइट। नंबर 2, मान लीजिए रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, दुनिया भर ने रशिया को बायकॉट करा। आपने देखा
क्या हम बायकॉट कर सकते हैं? अरे जवाब नहीं मांग रहे, सुनो। ठीक, आपने देखा कि क्या हम बायकॉट कर सकते हैं? आपने देखा कि यार ऐसा है कि हम 100 रुपए का हमारी 100 रुपीज की हमारी डिफेंस की रिक्वायरमेंट है। 100 रुपीज की डिफेंस की रिक्वायरमेंट में पहले एक जमाना था जब 100 का 100 रशिया हमको देता था। आज हमने क्या करा है कि हम 20 इसराइल से ले रहे हैं, 20 फ्रांस से ले रहे हैं, 30 अमेरिका से ले रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद 30 की डिपेंडेंस हमारी आज भी 30% की डिपेंडेंस रशिया पर है। और हमारे नेबर कंट्री है चाइना, और चाइना के ऊपर है रशिया। चाइना से हमारी बनती नहीं। तो इसका मतलब है कि यदि अगर हमारी चाइना से नहीं बनती है और एक पोटेंशियल हमारा वो एनिमी है, तो रशिया से भी अगर हम संबंध खराब कर लेंगे तो इस रीजन में बैलेंस ऑफ पावर हमारे अगेंस्ट चला जाएगा। यानी कि दो कंट्रीज आपके, दो बड़े कंट्रीज आपके शत्रु हो जाएंगे, दो बड़े कंट्रीज आपके एनिमी हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि फॉर दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटेजी, राइट? दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटेजी, एंड दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक डिसीजन। And because this strategic decision is guided by the geography, आप चाइना रशिया, तो this is called geostrategic calculations। अब अगर मैं ये ऐसे नहीं बताता तो आपको थोड़ा भारी भरकम सा शब्द लगता है, व्हाट। ठीक, now these are called geostrategic calculations। ज्योग्राफी के हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटेजी बना रहे हो, आप अपने स्ट्रेटेजिक चॉइसेस दे रहे हो, दैट इज कॉल्ड जियो स्ट्रेटेजिक चॉइसेस। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बताइए। मतलब दिस ईयर आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम अल्ट्रा बेसिक, मतलब बहुत बिल्कुल कहानियों के माध्यम से मैं आपको इंटरनेशनल रिलेशंस की इंपॉर्टेंस समझा रहा हूं। ठीक है, जरा पानी पिलाना कोई। यहां तो बात ठीक है। This conference will now be recorded. देखिए अगला एग्जांपल हम लेते हैं, अफगानिस्तान में तालिबान ने जो है वहां पर वहां की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको मार करके पावर छीन ली। पावर छीनने के बाद में वहां की जो पूरी सिविल सोसाइटी थी, मतलब वहां का एकेडमिया था, वहां के थिंक टैंक्स थे, वहां के मिनिस्टर्स थे, वहां के एनजीओ वाले लोग थे, वहां के जो सोशल वर्कर्स थे, इन सबको या तो मार दिया या तो वो कंट्री छोड़ करके भाग गए। और वहां पर एक ऐसा रूल शुरू कर दिया विच वाज नॉन डेमोक्रेटिक। मतलब महिलाओं के राइट्स नहीं, कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं, बंदूक का राज चल रहा है। इस सबसे हुआ क्या? अफगानिस्तान की इकोनॉमी बुरी तरीके से श्रिंक हो गई, खाने के पैसे नहीं, प्रोडक्शन, इकोनॉमिक प्रोडक्शन खत्म होने लगा। इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने देखा कि भाई यहाँ पर लोगों के पास में खाने की भी व्यवस्था नहीं है, बहुत ज्यादा हंगर है, बच्चियां बच्चे जो है वो बहुत खराब स्थिति में है। इंडिया ने क्या किया, यहाँ से गेहूं इंपोर्ट करना चालू कर दिया। और इंपोर्ट भी नहीं, गेहूं देना चालू कर दिया। इंपोर्ट तो होता है कि जब आप बदले में पैसे लो। ठीक, तो हमने क्या किया, हमने जो है वो यहाँ से अफगानिस्तान को गेहूं भेजने चालू कर दिया। क्या है ये? हेल्पिंग इन द टाइम ऑफ नीड। दूसरी चीज, जब अफगानिस्तान आया तो हमें चिंता क्यों हुई? जो जब तालिबान अफगानिस्तान में आया तो हमें चिंता क्यों हुई? अब देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस का बहुत बहुत ध्यान से सुनिए।
एक एक कहानी, एक एक कहानी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कहानी क्या है कि अफगानिस्तान में तालिबान आया, तालिबान ने वहां पर लोगों को मारा, मार करके जो है वो वहां की इकोनॉमी को, वहां की जो स्कूलिंग थी, इंडस्ट्री थी, हर एक चीज को उन्होंने इस्लाम के हिसाब से चलाने की कोशिश करी, जिससे क्या हुआ कि उनका बहुत बड़ा इकोनॉमिक प्रोडक्शन ठप हो गया। ठीक। नंबर दो, नाउ तालिबान है क्या? तालिबान एक आतंकवादी ग्रुप है, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। नंबर तीन, तालिबान का इतिहास क्या है? तालिबान हमारे यहाँ 1990 में जो कश्मीर में हुआ, जिस पर अभी ये मूवी बनी है आपकी कश्मीर फाइल्स, तालिबान इस पूरे कश्मीर के जेनोसाइड का सबसे बड़ा कैटलिस्ट था। क्यों? क्योंकि 1989 में तालिबान जो है उसने अफगानिस्तान से रशिया को हराया था। उसके बाद तालिबान को लगा कि अब हमने रशिया को हरा दिया, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। तालिबान पर हाथ रहता है पाकिस्तान का। रिपीट, तालिबान को बनाया और सपोर्ट करता है पाकिस्तान। तो उसमें अगर आपने ध्यान से देखा हो मूवी को, तो शुरुआत में उसमें एक वो है, नारा लगता है कि रूस ने बाजी हारी है, अब हिंद की बारी है। शुरुआत में बिल्कुल वो जब वो कश्मीर के चौक पे खड़ा होता है बिट्टा जो है, तो वो नारे लगाता है कि रूस ने बाजी हारी है, अब अल हिंद की बारी है। ठीक। मतलब तालिबान ने जब रूस को हराया, रूस वहां से भागा 1989 में, उसके बाद पाकिस्तान को लगा कि भाई हमने रशिया को हरा दिया, अब तो हम कश्मीर छीन सकते हैं तालिबान को डाल करके या तालिबान से वो करके। तो वो तालिबान के लड़ाके पूरे मोड़ दिए गए कहाँ? कश्मीर। ये हमारा पास्ट है। अब ध्यान दो, हम आज पढ़ क्या रहे हैं, एक बार फिर से, क्योंकि दो तीन लोग नए ज्वाइन कर रहे हैं, तो एक बार फिर से मैं आपको कॉन्टेक्चुअलाइज करूं, हम पढ़ क्या रहे हैं। हम ये पढ़ रहे हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस होता क्या है, और इंटरनेशनल रिलेशंस पूरे सिलेबस से लिंक कैसे है। मैं आपको कोई ज्ञान देने की बजाय कहानियों के माध्यम से, एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको समझा रहा हूं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम्पल्स ही हैं जो पूरे आईआर को बांधेंगे। ठीक है? तो तालिबान का ये इतिहास है, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशंस में हिस्ट्री प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। किसी भी कंट्री से आपका रिश्ता, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से आपका रिश्ता कैसा रहा है। अब हुआ क्या, इंडिया के दिमाग में तो ये था कि भाई तालिबान ने ये किया है 1989 में। तो जब तालिबान अफगानिस्तान में दोबारा आया, तो हमारे लिए सबसे पहली चीज क्या थी कि भाई हमारे बगल के कंट्री में ऐसा ऐसा हुआ है, इससे ध्यान से सुनिएगा, इससे हमारे देश की सिक्योरिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट क्या होता है? सिक्योरिटाइजिंग योर बॉर्डर्स। रिपीट, इंटरनेशनल रिलेशन का एक सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है, बड़ा कंपोनेंट क्या होता है? सिक्योरिटाइजिंग योर बॉर्डर्स। तो आपको लगा कि भाई अफगानिस्तान में तालिबान आ गया है, उसके बाद क्या होगा कि हमारे बॉर्डर्स को खतरा हो सकता है, पाकिस्तान तालिबान का यूज कर सकता है, फिर से अफगानिस्तान कश्मीर में इंसर्जेंसी फैला सकता है। तो हमने क्या किया, हमने उसके हिसाब से अपने इंटरनेशनल रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करना चालू। पहली कहानी मैंने आपको सुनाई रशिया यूक्रेन की, तो दूसरी कहानी मैंने आपको सुनाई अफगानिस्तान की। ठीक। अफगानिस्तान की कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। तालिबान ने तो चलो अभी अभी कब्जा किया है पिछले साल, इससे पहले जो है वहां पर 12-15 साल एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी और तालिबान लगातार उस सरकार से लड़ रहा था, मतलब एक सरकार थी। तालिबान से पहले अफगानिस्तान में एक चुनी हुई सरकार थी और तालिबान लगातार उसका विरोध कर रहा था, उस सरकार के लोगों को मार रहा था, उन पर बॉम्बिंग कर रहा था। ठीक है? इस दौरान ध्यान से सुनना, इस दौरान इंडिया क्या कर रहा था? इंडिया अफगानिस्तान में लोगों को हॉस्पिटल बना के दे रहा था, वहां की पार्लियामेंट बना रहा था,
वहां पर लाइब्रेरीज बनवा रहा था, वहां स्कूल बना रहा था, वहां रोड्स बना रहा था, वहां डैम्स बना रहा था, वहां बिजली बना रहा था, डैम से जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनती है। और उसके अलावा, इन सब चीजों के अलावा, वहां की आर्मी को भी छोटे मोटे लेवल पर ट्रेन कर रहा था। ये क्या है? ये क्या मतलब व्हाट? ये इंटरनेशनल रिलेशन में ये सब भी करना पड़ता है क्या? इसे कहते हैं डेवलपमेंटल पार्टनरशिप। मतलब इंडिया को आजाद हुए 75 साल के आसपास होने वाले हैं। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है महिमा? अच्छा, बाकी लोगों को आ रही है? तान्या, बोस बाबू, पूजा, श्रुति? या चश्मा पूछने वाला देना कुछ। जी सर, आ रही है। ठीक है, तान्या तुम्हें आ रही है? यस। ठीक। तो कहने का मतलब क्या है, ये क्या होता है? इंडिया को इंडिपेंडेंट हुए 75 ईयर्स हो गए। अब ये सब ना बड़ी बेसिक चीजें मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। जब आप थोड़े बड़े हो जाएंगे, हम किताबें पढ़ेंगे, फॉरेन मिनिस्टर साहब की इंडिया वे वगैरह पढ़ेंगे, या हम जो है वो देखेंगे, वेबसाइट देखेंगे एमईए की, तो जो मैं बोल रहा हूँ ना, आप देखोगे कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने वही सारे डिविजन्स बना रखे हैं। सिक्योरिटी का एस्पेक्ट, डेवलपमेंट का एस्पेक्ट, ठीक है, ट्रेड का एस्पेक्ट, ठीक है। तो मान लीजिए आपने देख भाई, अब इंडिया को आजाद हुए 75 साल हो गए। इंडिया ने अपना एक डेवलपमेंट किया है भाई। एक समय था जब हमारे यहाँ हम आजाद हुए तो हमारे यहाँ सारे के सारे लोग पॉवर्टी में थे, ठीक है। हमारे यहाँ फेमाइंस हो रहे थे, भुखमरी चल रही थी, ठीक। आज वो स्थिति नहीं है। आज मतलब इतनी डेवलप्ड इकोनॉमी है, इतना बड़ा हमारा जीडीपी हो चुकी है, इतनी बड़ी आर्मी माइट है, हम रीजनल लीडर बनते जा रहे हैं, ग्लोबल डायस्पोरा या ग्लोबल जो बिजनेस कम्युनिटी है वो आपके पास आ रही है। यानी कि आपने कुछ सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस कर ली है। यानी कि आपके कुछ लेसन होंगे कि हाउ आई हैव डन दिस प्रोग्रेस, हाउ इन 70 years आई हैव डेवलप्ड माई सेल्फ, राइट। और तुम्हारे क्रेडेंशियल्स कैसे हैं कि तुमने बिना कहीं एग्रेसिव हुए, बिना कहीं वॉर किए, बिना किसी पर हमला किए अपने आप को पीसफुली डेवलप करा है। इट मींस you can share this developmental expertise with countries which are in the process of development, yes or no? जो लोग आज डेवलप हो रहे हैं, आप उनको बोल सकते हो कि भाई मैंने अपने आप को डेवलप करा है, चलो मैं तुम्हें भी मदद करता हूं, तुम्हें भी आगे लेके चलता हूं, तुम्हें भी डेवलप करते हैं। तो जो ऐसे कंट्रीज हैं जो रिलेटिवली छोटे हैं, जो ऐसे कंट्रीज हैं जो अपना डेवलपमेंट की जर्नी शुरू कर रहे हैं, चाहे वो अफ्रीका के कंट्री हो, चाहे वो एशिया के कंट्री हो, चाहे वो आइलैंड कंट्रीज हो, उनसे आप क्या बोलोगे? भाई तुम्हें क्या जरूरत है, रोड बनानी है, चलो हम बना के दे रहे हैं। तुम्हारे यहाँ लोगों को ट्रेन करना है, चलो हम ट्रेन कर रहे हैं। हम अपने यहाँ कंपनीज को भेज रहे हैं, वो तुम्हारे यहाँ करके बिजनेस करेंगी, तुम्हारे मार्केट को बढ़ाएंगी। हम अब जैसे आपने अफगानिस्तान में करा, आपने कहा कि भाई चलो हम तुम्हारे लिए रोड भी बना देते हैं। हमें क्या फायदा होगा उससे? हम भी ट्रेड करेंगे उस रोड से, ठीक है। हमें क्या फायदा होगा उस डैम से? भैया वहां पर जो बिजली बनेगी वो हमारी कंपनी वाले बनाएंगे, वो वहां पर बिजली बांटेंगे। हम आपसे कुछ छीन नहीं रहे, पर हमने जो कॉस्ट लगाई है उसे बस रिकवर कर रहे हैं। रिकवर कैसे कर रहे हैं? नॉट द चाइना वे, केवल जमीन जमीन सब छीन लेता है आपकी। हम कह रहे हैं भाई हमारी कंपनी ऑपरेटर बन करके आएगी, वो आपके यहाँ पर वो करेगी, बिजली देगी। इससे क्या हुआ समझना बहुत ध्यान से। आपने क्या किया? उस कंट्री के डेवलपमेंट में अपना सहयोग दिया, उस कंट्री के डेवलपमेंट में आपने अपना सहयोग दिया। बदले में क्या मिला? वहां के लोगों की गुडविल, कि भाई यार इंडिया जो है हमारे लिए बड़ा काम। और क्या मिला? उस कंट्री की गुडविल। मतलब आप जैसे देखते हो, अच्छा आपने एक चीज देखी होगी कि अफगानिस्तान में लोग फंसे हुए थे, तालिबान ने किसी इंडियन को मारा नहीं, आने दिया लोगों को, बाकियों को मार रहे थे। अभी आपने देखा होगा चाइना में लोग फंसे, इंडिया निकाल करके लाया।
इससे पहले इराक में, यमन में लोग फंसे निकाल के लाए, यूक्रेन में लोग फंसे निकाल करके लाए। यूक्रेन में भी उन्होंने, मतलब वो एक दो बीच में खबरें आई थी कि वो जो है इंडिया सपोर्ट नहीं कर रहा यूक्रेन को, तो उन्होंने कुछ मारा वारा, बट उसके बाद जब यहाँ से हल्की पहुंची तो वो सुधर गए, लेकिन उन्होंने किसी को मारा नहीं अंदर। और बाकायदा कॉरिडोर बनाया गया। सोचिए आप, इमेजिन करिए, वॉर चल रहा है और उस वॉर के बीच में एक कॉरिडोर बना दिया जाता है कि नहीं, इंडियंस को पास होना है। कैसे होता है ये? पाकिस्तान क्यों नहीं कर लिया है वो? हाँ, सऊदी अरब और यमन वाले वॉर की कहानी है जिसमें 2-2 घंटे वॉर रुक रहा था, यहां पर 6 घंटे वॉर रुक गया। ये कैसे होता है? ये होता है जब सामने वाली कंट्री की आप पर डिपेंडेंस होती है। बहुत ध्यान से सुनना, international relations is purely a game of transactions. International relations is purely a game of transactions. सामने वाले कंट्री को ये पता है कि अगर मैंने इंडिया के खिलाफ में गया तो वो क्या करेगा, हमारी 10 कंपनियां इंडिया में ट्रेड कर रही हैं, अपनी मार्केट बंद कर देगा, हमारी कंपनियां रास्ते पर आ जाएंगी। हमारे यहाँ इंडिया 10 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चला रहा है, रोड बना रहा है, हाईवेज बना रहा है, पोर्ट बना रहा है, वो बंद कर देगा, हम रास्ते पर आ जाएंगे। ठीक, यानी कि ये सारी चीजें, इतना भोकाल देश का तब होता है जब आप एज अ कंट्री, आई रिपीट, जब आप एज अ कंट्री किसी दूसरे कंट्री की जरूरतों को समझते हो, उसके लिए डेवलपमेंट का उसके हिस्सा बनते हो, और उस कंट्री की आप पर डिपेंडेंस होती है, तो क्या होगा? उस कंट्री को लगेगा कि नहीं भाई, अब आपको क्या लगता है, यूएसए हर एक कंट्री को धमका रहा है कि रशिया के अगेंस्ट जाओ, इंडिया को क्यों नहीं धमका रहा? और हम मान लो कभी कोई उल्टा स्टेटमेंट आ भी जाता है तो 10 मिनट के अंदर फिर वो रिफ्यूज कर देते हैं, नहीं नहीं हमने बोले नहीं साहब, मेरे मुंह से निकल गई। ठीक, क्यों? बिकॉज यूएसए अंडरस्टैंड दैट यू आर टॉकिंग विद अ मार्केट ऑफ 145 करोड़ पीपल। 145 करोड़ लोगों की मार्केट से बात कर रहे हो आप। अगर खाली हमने नाइकी को बंद कर दिया ना इंडिया में, नाइकी वाले गला पकड़ लेंगे जाके बिडेन का। इतनी बड़ी मार्केट है इंडिया में, यू कांट इमेजिन। मतलब आप सोचिए कि डेली कितने कितने लाख जूते खरीदे जा रहे होंगे नाइकी के, भारत में। ठीक है, और जिस तरीके से हमारी इकॉनमी बढ़ रही है वो थोड़े दिन में हो सकता है करोड़ों में बदल जाए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपको समझना होगा कि कोई भी कंट्री की जो पावर है, और मैं एक शब्द भी यूज नहीं कर रहा हूं, किसी भी देश की जो शक्ति है इंटरनेशनल अरीना पर, वो बढ़ती कब है? जब सामने वाले कंट्री को ये लगता है कि यार ये कंट्री पर हम किसी चीज के लिए डिपेंडेंट। तो पहली चीज इंटरनेशनल रिलेशंस में होती है डिपेंडेंस क्रिएट करना, खुद कम डिपेंडेंट होना, दूसरे की डिपेंडेंस अपने पर क्रिएट करना। आपको क्या लगता है, आत्मनिर्भर भारत कोई नारा है क्या? कोई मतलब रात में मोदी जी सोए सुबह उठ के बोले आत्मनिर्भर भारत है? आत्मनिर्भर भारत इज अ वेरी वेरी डेफ्टली क्रिएटेड डायमेंशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। मतलब हम चाइना पर डिपेंडेंट ना रहे, हम दूसरों पर डिपेंडेंट ना रहे, दूसरी कंपनियां हमारे यहाँ आए, हमारे यहाँ इन्वेस्ट करें, वो हम पर डिपेंडेंट हो जाए, कल को कोई वॉर हो हम बोलेंगे साले कंपनियों बट निकलो, वो जाके खुद अपने कंट्री वाले गला पकड़ लेंगे, भाई मालिक मर जाएंगे हम, 1 लाख लोग तुम्हारे अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, समझ लो तुम क्या जवाब दोगे उनको, तुम्हारी इकॉनमी नीचे आ जाएगी। बात समझ रहे हैं? तो कंट्री countries with bigger guns will not win war. Countries with bigger dependence, ठीक, will win the battle of these narratives or conflicts. जिस कंट्री पर दूसरे कंट्री की डिपेंडेंस ज्यादा होगी, उस कंट्री को कोई छूने की हिम्मत नहीं करेगा। ठीक, तो जब लोग ये सोच रहे हैं कि वॉर कैसे जीता जाए, आपका देश ये सोच रहा है कि हम अपने आप को ऐसा कैसे बनाएं कि कोई हमसे वॉर करने की सोचे ही नहीं। ठीक,
तो जरा एक लाइन लिख लीजिए, बड़ी अच्छी आ रही है दिमाग में। एट अ टाइम व्हेन कंट्रीज आर preparing themselves to win the wars, India is एक मिनट जो ये पहले बोल लें तो पूरा क्या बोला मैंने। India is preparing itself as a power with which no country will want war। थोड़ा बड़ा हो गया है, इसको धीरे धीरे छोटा करना पड़ेगा। नो कंट्री विल वांट वॉर। सर प्लीज रिपीट। नहीं, ये ग्रुप पे नहीं है ना अभी। तान्या, उधर भी लिखा, क्या करें। दिस इज वेरी स्टूपिड मैसेज, जिसने भी लिखा है उसको बता देना खेले में जाके कि दोबारा ना करे। खैर, कहाँ पर थे हम लोग। ये दिख रहा है, महिमा बोल रही है। हाँ? चलिए, तान्या, बात समझ में आ गई। तो कहने का मतलब ये है कि इंटरनेशनल रिलेशंस की पहली चीज है, आज जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो क्रिएटिंग अ कॉन्फ्लिक्ट फ्री वर्ल्ड। क्रिएटिंग अ कॉन्फ्लिक्ट फ्री वर्ल्ड। इसका देखो एक छोटा सा वो मिल गया। इन टाइम्स ऑफ रेजिंग वॉर इंडिया इज वर्किंग टू क्रिएट अ कॉन्फ्लिक्ट फ्री वर्ल्ड। इसका छोटा मॉडल। इन टाइम्स ऑफ raising wars, India is trying to create a conflict free world। ये मानव सिंधु कहाँ है। कहाँ है। ओहो, ठीक बात है। तो देखिए ऐसा है कि आप जब ये कह रहे हो कि दो कंट्रीज की एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंस होगी, या जिस कंट्री पर बहुत सारे कंट्रीज की इंटरडिपेंडेंस होगी उस कंट्री से लोग पिलना नहीं चाहेंगे, वॉर करना नहीं चाहेंगे, ठीक। अच्छा, एक और चीज सोच समझते हैं। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा इंडिया चाइना का बहुत वो चल रहा था। मतलब दो कहानियां हो गई हैं, अफगानिस्तान हो गया, रशिया यूक्रेन हो गया, तीसरी कहानी पर चलते हैं। आपने देखा कि इंडिया और चाइना का बड़ा बवाल चल रहा था। बिल्कुल एकदम गुत्थिम गुत्था और मुक्का मूसा सब चल रहा था।
आप सोचो इंटरनेशनल रिलेशंस कितने लेयर्ड होते हैं। जब इंडिया में इतनी भयंकर स्थिति चल रही थी इंडिया और चाइना बॉर्डर पर, तब भी चाइना का रॉ मटेरियल, चाइना का इंपोर्ट्स बेरोक टोक इंडिया में आ रहे थे। इंडिया ने आज तक चाइनीज इंपोर्ट्स को ब्लैंकेट बैन नहीं लगाया है कि भाई सारे चाइनीज इंपोर्ट्स बंद, जबकि आपको पता है कि चाइना से हमारे रिश्ते कैसे हैं, क्या है क्या नहीं है। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि हमारी चाइना पर कुछ चीजों को लेकर के डिपेंडेंस है, और वो चीजें हमें कहीं और मिल भी नहीं रही हैं। तो या तो हम अपनी इकोनॉमी पे ताला लगा लें वॉर करने के चक्कर में, तो वो वॉर करने के लिए पैसे कहां से लाएंगे? एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द एंटायर कॉन्सेप्ट। चाणक्य ने क्या कहा था? चाणक्य ने कहा था राज्य को बचाने के लिए सबसे जरूरी है सेना। सेना के लिए चाहिए पैसा, पैसा आएगा ट्रेड से। ट्रेड आप करोगे अपने देश के अंदर और देश के आसपास के देशों से, उसके लिए आपके उनके साथ रिलेशन अच्छे होने चाहिए, क्योंकि उस पैसे से ही आप ट्रेड कर पाओगे। तो कभी कभी इंटरनेशनल रिलेशंस में अगर कोई व्यक्ति आपका दुश्मन भी है, लेकिन उस पर अगर आपकी डिपेंडेंस है, तो फिर आप उसको ये नहीं कर सकते कि जैसे वो आजकल के लोग, हम नहीं बोलेंगे तुम तो जाओ। ठीक है, मतलब दो देशों के रिश्ते भी मल्टी डायमेंशनल होते हैं। इंडिया चाइना का मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट जब चल रहा था, तो उस समय पर इंडिया चाइना का ट्रेड साइमल्टेनियसली चल रहा था, लेकिन मोदी जी ने ध्यान दिया कि भाई ये बात तो गलत है। क्यों? चाइनीज हमसे पैसा कमा के ले जा रहे हैं हमारी मार्केटों से, और उसी पैसे से वो फिर अपनी आर्मी को इधर भेज के हमारी ठुकाई कर रहे हैं, या हम उनकी कर रहे हैं, दोनों हुई थी। ठीक, ये तो गलत है। तो उन्होंने क्या करा? उन्होंने कहा, उन्होंने ये नहीं कहा चाइना चाइना का सामान बैन हो गया, उन्होंने कहा वोकल फॉर लोकल, यानी कि देसी चीजें खरीदना चालू करिए। फिर अगली बात आई आत्मनिर्भर भारत, इंडिया को सेल्फ डिपेंडेंट बनाइए। उन चीजों पर सेल्फ डिपेंडेंट बनाइए, आई रिपीट, उन चीजों पर सेल्फ डिपेंडेंट बनाइए इंडिया को जिन चीजों की जरूरत आज इंडिया को है, और जिन पर इंडिया सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, किन्हीं दूसरे देशों पर डिपेंड, जिन चीजों के लिए इंडिया किन्हीं दूसरे देशों पर डिपेंडेंट है। ऐसी स्थिति में क्या होगा? आपके जो कंट्रीज, सॉरी आपका जो कंट्री है, अब जैसे मान लीजिए सेमी कंडक्टर होता है जो मोबाइल में चिप लगती है आपके अंदर एक मदरबोर्ड में, अब वो हमारे यहाँ नहीं बनता था, कुल सब चाइना से बन के आता था। इसीलिए चाइनीज मोबाइल इतने सस्ते होते थे, और इंडियन मोबाइल जो है वो सेमी कंडक्टर वहां से मंगाते तो उन्हें महंगा पड़ता। फिर वो यहाँ मोबाइल बनाते हो सब करते मामला, तो उनको महंगा पड़ता मोबाइल। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि अब सेमी कंडक्टर के लिए हम पूरा पूरा चाइना पे डिपेंडेंट थे। हमने सोचा नहीं, हम सेमी कंडक्टर पर जो है वो इंडिया में ही काम करेंगे, तो हमने एक सेमी कंडक्टर मिशन चला दिया। आपने देखा कि आपके जो व्हाइट गुड्स हैं, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ठीक है, ये सारे के सारे चाइना से बन के आ रहे हैं। आपने कहा नहीं हम इन्हें भी भारत में बनाएंगे, इनके लिए आपने स्कीम चला दी पीएलआई। ठीक, तो जो जो सेक्टर्स आपने देखे कि आपके लिए वो बाहरी चीजों पर, आप उनके लिए बाहर किसी देश पर डिपेंडेंट हो, आपने कहा नहीं हम उनको यही बनाए। अब यहां पर एक बड़ा लेसन है इंटरनेशनल रिलेशंस का, बहुत ध्यान से सुनना। स्टेप्स देखो, चाइना से कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ट्रेड हम कर रहे थे, करते रहे। फिर हमने अगला काम क्या किया, हमने ये नहीं कहा चाइना को बैन कर दो, क्योंकि चाइना को अगर हम ये बोल देंगे चाइना को बैन कर दो तो फिर हमारे यहाँ गड़बड़ हो जाएगा। हमने कहा अपनी चीजें खरीदो। तो समझो, जिन चीजों में हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी थी, खिलौने बनाने में, दिए बनाने में, बिजली की लड़ी बनाने में, जिन चीजों में हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी थी, लोगों ने वो खरीदना चालू कर दिया। आपने देखा पिछली बार होली और दिवाली पे आया कि चाइना को 50,000 करोड़ का नुकसान हुआ है, चाइनीज कंपनी को इंडियन ज्यादा खरीदा।
तो पहला जब आपने कहा वोकल फॉर लोकल, ध्यान दीजिए इंटरनेशनल रिलेशंस में वर्ड्स आर डायमंड। कौन सा शब्द कब बोलना है, कौन सी चीज कब करनी है, टाइमिंग इज एवरीथिंग, एवरीथिंग इज टाइमिंग। तो चाइना से कंफ्लिक्ट चल रहा था, हमने कहा वोकल फॉर लोकल। लोगों ने क्या किया, लोग तो आपको पता ही भारत का हर आदमी देशभक्त, उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने अपना लोकल खरीदना चालू कर दिया और चाइना की कंपनीज को 50,000 करोड़ का नुकसान पहुंचा है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, हमने उन चीजों के लिए वोकल फॉर लोकल बोला जिन पर हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑलरेडी थी, और जो चाइना के कारण जो है लोग, भाई आप चाइनीज बत्तियां खरीद लेते थे, आप चाइनीज टॉय खरीद लेते थे, ठीक है, क्योंकि वो 10 रुपए सस्ता पड़ रहा है। लेकिन लोगों ने क्या किया, उन्होंने कहा नहीं ठीक है, 2 रुपए महंगा है, हम वही खरीदेंगे, इंडियन खरीदेंगे। दूसरा स्टेप क्या हुआ, आपने कहा ये बात तो ठीक है, लेकिन हमें डिपेंडेंसी भी खत्म करनी है। जिन चीजों पर हम उन पर डिपेंडेंट है, जो हम बना ही नहीं रहे, उन पर अपने यहां प्रोडक्शन शुरू किया जाए। वहां से आया आत्मनिर्भर भारत, जिसके अंदर आपने PLI स्कीम चलाई, ठीक, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। मतलब कोई इंडस्ट्री जितना अच्छा प्रोडक्शन करेगी, गवर्नमेंट उसको उतना ही इंसेंटिवाइज करेगी, उतने ही, और टैक्स बेनिफिट और सारी चीजें, ठीक। तो आपने क्या किया, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को खड़ा करने के लिए, आई रिपीट, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को खड़ा करने के लिए आपने PLI स्कीम चलाई, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंडिकेटर इंसेंटिव्स, ठीक है। जब आपने PLI चला दी तो क्या हुआ, आपके यहाँ डोमेस्टिक बेस बनने लगा इंडस्ट्रीज का धीरे धीरे, ठीक। अब आपके यहाँ, आज आप उस स्थिति में हो कि यहां से 1 साल 2 साल के अंदर जिन चीजों पर आप चाइना पर डिपेंडेंट थे, धीरे धीरे वो सारी चीजें इंडिया में ही बनने लगेंगी, ठीक। एक मिनट, तो समझिए, जब तक हम किसी चीज को स्वयं पूरा खुद नहीं बना ले, तब तक हम ये नहीं कहेंगे कि भैया चाइना का बैन कर दो, ठीक। इसलिए इट इज अ गेम ऑफ पेशेंस, एंड आई रिपीट, ध्यान से सुनिएगा, इट इज द गेम ऑफ पेशेंस एंड डेवलपिंग नेशनल कैपेबिलिटीज। जब आप अपनी नेशनल कैपेबिलिटीज डेवलप कर लोगे, उसके बाद ही ये बोलोगे कि हम फलाने कंट्री से कुछ बैन कर रहे हैं। तो इस पूरी कहानी में पहला लेसन क्या है, किसी भी देश से आपके रिश्ते मिलिट्री लेवल पर अलग होंगे, कल्चर लेवल पर अलग होंगे, ट्रेड लेवल पर अलग होंगे, इकोनॉमिक लेवल पे अलग होंगे, साइंस कॉपरेशन अलग चल रहा होगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि एक देश से जब हम रिश्ते देखते हैं तो वो सिर्फ एक एस्पेक्ट में नहीं होते, पॉलिटिकल रिश्ते अलग, मिलिट्री अलग, ट्रेड अलग, कल्चर अलग, इकोनॉमी अलग, डेवलपमेंट पार्टनरशिप अलग चल रही है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे पार्टनरशिप अलग चल रही है, और इन्वायरमेंट पर अलग चल रही है। अब जैसे मान लीजिए इंडिया चाइना है, तो इंडिया चाइना, नहीं भैया महिमा, ऐसा नहीं होगा, लेबर बहुत है इस देश में, ठीक है, और उतनी ही अपॉर्चुनिटी भी है। एक तो ये पता नहीं कहाँ से लेबर एक्सप्लॉयटेशन वाले लोग आ जाते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है, मतलब जिन देशों में प्रोडक्शन अच्छा है तो वहां लेबर एक्सप्लॉयट हो रहा है, इसका मतलब, ठीक है। ऐसा नहीं है, आपके यहाँ बाकायदा लेबर लॉज बना दिए गए हैं, ठीक है, हाँ। ज्यादा नहीं, कम गर्मी लगने लगेगी वो। हाँ भाई, अह, भैया चाइना जो है उसका मॉडल अलग है, चाइना एक अथॉरिटेरियन कंट्री है, आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री हो जहां पर प्रॉपर लेबर लॉज है, हिमा जी। यहां तक कोई डाउट हो किसी को तो बताइए। हाँ, है वही, हाँ बोलो।
भाई इन्होंने कहा, मम्मी इन्होंने कहा जो है कि चाइना का फॉरेन मिनिस्टर यहाँ आया था, वो मोदी जी ने मिलने से मना कर दिया, तो इससे आईआर पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ये सारी बातें हम बाद में करेंगे, ठीक है। और उसका कॉन्टेक्स्ट आपको पूरा पता नहीं है कि वो क्या बोल के आया था, कितने दिन उसे रुकना था, और वो ही हैड ही वाज ट्राइंग डर्टी टैक्टिक्स। मतलब ये था कि हम एक दिन के लिए आ रहे हैं, और फिर 2 दिन रुक गया और दूसरे दिन कहता मैं पीएम से मिलना, तो पीएम खाली बैठे हुए हमारे हैं। और अगर मिल लेते तो वो पूरी दुनिया में मैसेजिंग यही वो करते कि अरे देखो, तो चाइनीज पावर का वो देखिए, कभी भी पीएम मिलने के लिए हमसे तैयार रहते हैं, ठीक है। खैर, तो जब तीसरी कहानी हम बात कर रहे हैं जिस कहानी की, इंडिया चाइना की, इसमें अगर आप ध्यान दो तो इसमें क्या है कि इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं, दो देशों के जो रिश्ते हैं वो मल्टी डायमेंशनल होते हैं। मिलिट्री के रिश्ते और उसमें ये भी होगा कि हो सकता है कि एक डायमेंशन में आपकी कंफ्लिक्ट चल रही हो और दूसरे डायमेंशन में आपके रिश्ते बड़े अच्छे चल रहे हो। इसी के बाद चौथी कहानी यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया के रिश्तों की, ठीक। यूएस और इंडिया रिलेशंस की। थोड़े दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे यूएस के, और जब ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट थे तो कहा जाता है कि इंडिया से रिश्ते बहुत अच्छे थे, कोई मोदी जी एकदम लवी डवी टाइप्स माहौल चल रहा था। लेकिन ट्रंप जब प्रेसिडेंट थे, इंडिया से रिश्ते अच्छे चल रहे थे, उसी दौरान ट्रंप जो है वो कह रहे थे कि इंडिया जो है वो हमसे ट्रेड कर रहा है और ट्रेड में इंडिया को ज्यादा फायदा हो रहा है, तो हम कुछ चीजों का इंपोर्ट इंडिया में बैन कर, कुछ चीजें जो इंडिया से आ रही हैं हम उन्हें बैन कर देंगे। इंडियंस जो इंडिया में वहां बहुत ज्यादा यूएस में जॉब कर रहे हैं उनके वीजा का नंबर कम कर देंगे, और बाकी सब जगहों पर वो चाइना के अगेंस्ट में इंडिया का समर्थन कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इंडिया को G7 में रखा जाए और जी फॉर ऑल बनाया जाए। इंडिया सबसे बड़ा प्लेयर है एशिया में, इंडो पैसिफिक जो रीजन है पूरा उसकी जिम्मेदारी इंडिया की होनी चाहिए, ये सब भी बोल रहे हैं वो ट्रम्प। और उधर क्या बोल रहे हैं कि नहीं भैया, हमारे देश का घाटा हो रहा है और बहुत सारे इंडियंस यहाँ जॉब करने आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे जो अमेरिका के लोग हैं उनको जॉब नहीं मिल रही, क्योंकि इंडियंस का क्या होता है, वो तो भाई इंडियंस के पास 3 ही चीजें करने के लिए, खाना, कपड़ा और गुटखा, ठीक। 3 चीजों की व्यवस्था हो गई तो इसके आगे वो, मतलब गुटखा इज जस्ट रिप्रेजेंटेटिव, वो हरियाणा में कुछ अलग है, उत्तर प्रदेश में गुटखा है, कहीं और कुछ अलग है, ठीक है। तो या ज्योग्राफी पे कल्चर डिपेंड करता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, जोक्स अपार्ट, Indians will be ready to work in lower salary. Plus, they can slog for more hours. ज्यादा घंटे काम कर सकते हैं वो, ठीक है ना। और तो इन चीजों की वजह से जो यूएस में एम्प्लॉयर्स होते हैं, दे प्रेफर कि भाई कोई इंडियन मिल जाए, कोई इधर का मिल जाए, तो हमें कम सैलरी में हमारा काम हो जाएगा, वहां का लोकल बंदा जो है वो ज्यादा सैलरी लेगा। तो ट्रंप ने कहा कि भाई इंडियंस जो है या मैक्सिकन जो है या दूसरे कंट्री के जो लोग हैं वो यहाँ आकर के हमारी जॉब मार्केट को खराब कर रहे हैं। अब ये क्या है, वो बंदा अपने नेशनल इंटरेस्ट के बारे में सोच रहा है, ठीक है। वो व्यक्ति अपने देश के नेशनल इंटरेस्ट के बारे में सोच रहा है। उसको लग रहा है कि इंडिया के लोगों के ज्यादा यहाँ आने से हमारा नेशनल इंटरेस्ट नहीं सही है। क्यों? क्योंकि हमारे लोग जॉबलेस हो रहे हैं। उसको ये लग रहा है कि चाइना के अगेंस्ट इंडिया का साथ देना हमारे देश के इंटरेस्ट में है, कि चाइना बहुत ज्यादा राइज कर रहा है। उसको ये लग रहा है कि एशिया में इंडिया इज मोर रिलायबल, ट्रस्टवर्दी, डेमोक्रेटिक पावर, वो हमारे देश के इंटरेस्ट में है। तो जहां पर उसको ये लग रहा है कि इंडिया कुछ ऐसा कर रहा है जो उसके देश के इंटरेस्ट में नहीं है, वहां पर वो इंडिया के साथ वैसा व्यवहार कर रहा है। जहां उसे लग रहा है कि इंडिया कुछ ऐसा कर रहा है कि उस देश के हित में,
वहां पर वो इंडिया के साथ पैसा व्यवहार कर, वो इंडिया को अपाचे चिनूक हेलीकॉप्टर दे रहा है, डिफेंस डील कर रहा है, ये बोल रहे हैं कि भैया इंडिया और अमेरिका जो है वो एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस का यूज कर सकते हैं। तो डोंट बी अ वेरी शैलो एंड कूल पर्सन। जैसे मैं देखता हूँ, छोटे छोटे बच्चे जो तुम लोगों की एज के होते हैं, वो ये खबर आ गई, अरे वो यूएस ने ना चाइना पे टैरिफ, यूएस ने इंडिया पे जो है वो थोड़ा इंडिया के इंपोर्ट पे टैक्स लगा दिया है, तो तुरंत ये है मोदी जी, ये है मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी है। बताइए कितने खराब हो रहे हैं रिश्ते अमेरिका के साथ। हाँ, फिर वो कंपैरिजन आएगा मनमोहन सिंह वर्सेस, है ना। तो डोंट बी अ फूल। जो इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं, दे आर वेरी वेरी स्प्रेड आउट एंड वेरी वेरी मल्टी डायमेंशनल, ठीक है। तो इसलिए ऑलवेज फोकस ऑन कि आपके देश के जो रिश्ते हैं वो किस एस्पेक्ट में किस देश के साथ कैसे चल रहे हैं। आज का लेक्चर ध्यान रखिएगा, क्यों? क्योंकि जब आप प्रीलिम्स दे लेंगे और मेंस देने जाएंगे, 3 महीने होंगे, तो मैं ये आखिरी जो समय होता है 10-15 दिन का, उसमें मैं यही करता हूँ कि साल भर मैंने जो आपको आईआर पढ़ाया है उनको जरा ब्रैकेट्स में करिए। एक कॉलम बनाइए ट्रेड, एक कॉलम बनाइए सिक्योरिटी, एक कॉलम बनाइए इकोनॉमी, एक कॉलम बनाइए इन्वायरमेंट, एक कॉलम बनाइए इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इस तरह से। और नीचे इधर कंट्री लिखिए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रशिया, कि हर एक डायमेंशन पर कौन सा कंट्री क्या कर रहा है। ठीक बात। एक और कहानी, ये कहानी है इंडिया और म्यांमार की। ठीक, वैसे तो श्रीलंका की भी सुना सकते हैं, बट पहले म्यांमार। ठीक, म्यांमार में क्या हुआ? म्यांमार यानी कि बर्मा, जो कि पहले भारत का हिस्सा था, श्रुति कह रही है कि ऐसा नहीं हो। एक तो डाउट्स पब्लिकली डाला करो, तो सब लोग डाउट्स पढ़ सके तुम्हारे, पहले पब्लिकली डालो श्रुति। मैं जवाब दे रहा हूँ, सामने वाले को कंटेक्स्ट ही नहीं पता कि किस चीज का डाउट जवाब दे रहे हैं। ये पहले पब्लिकली तो डालें। श्रुति भाई वर्मा, रुको तो। कॉपी पेस्ट करने में कितना टाइम लग रहा है? टाइप कर रही हो क्या दोबारा? अभी तक नहीं। हाँ भाई साहब, मैं टाइप कर दूँ, कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, तुमसे तो नहीं होता दिख रहा मुझे। भैया ये इनका डाउट था। अरे उसकी लैंग्वेज डिफॉर्म्ड सी थी बहुत। इन्होंने कहा है कि इन्होंने कहा है कि क्या ऐसा नहीं होगा कि जब देश के रिश्ते एक एस्पेक्ट में किसी देश से खराब होंगे तो ओवरऑल रिश्तों पर भी फर्क पड़ेगा। तो जवाब ये है कि आपको फिर से वही एक कहानी के माध्यम से आपको जवाब देते हैं। मान लीजिए यूनाइटेड स्टेट्स है, अब यूएस से आपके ट्रेड में रिश्ते खराब हैं, लेकिन यूएस को ये पता है कि इंडिया जो है वो चाइना के राइस को, चाइना को मिटिगेट करने के लिए इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो क्या करेगा? वो क्या इंडिया की इस इंपॉर्टेंस का यूज उस कंफ्लिक्ट को कम करने में करेगा, ट्रेड वाली, या ट्रेड वाली कंफ्लिक्ट की वजह से बाकी सब जगह भी लड़ाई कर लेगा? बताइए, बोलोगी तो बोलो, ये बात बोलो ना। इंसान नहीं है, लेकिन ठीक है, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि ऑब्वियस चीज है कि जब देखिए, मैंने आपसे कहा ना, इंडिया इज वर्किंग टू मेक अ कन्फ्लिक्ट फ्री वर्ल्ड, बोला ना अभी अभी। इसका मतलब क्या है? अगर आपके एक देश के साथ है कुछ अच्छे रिश्ते हैं 2 विषयों पर, और 4 विषयों पे लड़ाई है, तो आप उसे क्या बोलोगे? भाई देखो, हम 2 विषयों पे कॉपरेशन कर ही रहे हैं, हमारा अच्छा मामला चल रहा है, बाकी विषयों पर भी जो है थोड़ा सा हम काम करते हैं तो हमारे रिश्ते और अच्छे हो सकते हैं। मतलब once you make one bridge, it will lead to making bridges on all aspects, ठीक है।
एक जगह आप जब इंटरडिपेंडेंस क्रिएट कर लेते हो तो कोशिश होती है कि भाई ठीक है बाकी सब जगहों पर भी हम काम करें। लेकिन अगर सामने वाला बंदा अनरीजनेबल हो रहा है, वो देख रहा है कि तुमने एक जगह ब्रिज बना लिया है, अब तुम्हारी गरज है, फिर वो तुम्हें एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करे, तो उस केस में भी तुम्हें सतर्क रहना होगा और उसको बताना होगा कि हम सिर्फ तुम्हारे साथ ही ये नहीं कर रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? मान लीजिए यूएस को लगता है कि भाई इंडिया यूएस से हेलीकॉप्टर खरीद रहा है। अब यूएस को लगे हाँ ये तो हमसे हेलीकॉप्टर खरीद ही रहे हैं, अब हम इनसे जो चाहे वो करा सकते हैं, वरना हम धमकी दे देंगे कि हम तुम्हें हेलीकॉप्टर नहीं देंगे। समझना मेरी बात को क्या बोल रहा हूँ? तो इंडिया बोले सुनो, पिंटू समझ रखते हो हमको, साला हम फ्रांस से भी ले रहे हैं, इसराइल से भी ले रहे हैं, रशिया से भी ले रहे हैं, ठीक है, बच्चा नहीं है हम, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, डाइवर्सिफाइंग योर इंटरेस्ट्स। अब थोड़ा इंग्लिश में आ जाते हैं। डाइवर्सिफाइंग योर इंटरेस्ट विल लीड टू हेजिंग द इंटरनेशनल रिलेशंस, मतलब रिस्क फ्री बना देंगे आपको, ठीक है। कि भाई आपने ये कह दिया कि हम सिर्फ आप पर डिपेंडेंट नहीं है, तो अब यूएसए को भी पता है कि बेटा हेलीकॉप्टर तो अपने को बेचना है, इंडिया को बेचेंगे तो वो सही जगह यूज करेगा, और ऐसा तो है नहीं कि इंडिया सिर्फ हम ही पे डिपेंडेंट है, वो तो 4 जगह से और खरीद रहा है, तो इट विल नॉट ट्राई टू एक्सप्लॉइट यू। डू यू अंडरस्टैंड दैट? इट विल नॉट ट्राई टू एक्सप्लॉइट यू। डू यू अंडरस्टैंड दैट? नाउ सो द स्टोरी गोज टू म्यांमार। मतलब तुम्हारे बात का जवाब मिल गया, श्रुति तुम्हारी बात का जवाब मिल गया ना? एक मिनट आप इनको एक एक करके कर लें। इस केस में रिलेशनशिप नीड पर डिपेंड करती है। यस, ये लाइन मैं लेक्चर के लास्ट में बोलना चाहता था कि नीड बेस्ड रिलेशनशिप ही चलती है, उसी को कहते हैं ट्रांजैक्शनल फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। श्रुति डाउट का जवाब मिल गया हो तो हाँ लिख दो, जैसे मतलब ही नहीं है। अब ये लड़की लैपटॉप छोड़ के मटकने चली गई कहीं ना। तुम अपना डाउट पूछो। हमसे ज्यादा ग्रोथ कर रहा है हमारी वजह से, अच्छा ठीक है। देखो ऐसा है कि ये जो तुम बोल रही हो सही चीज है, जैसे ये कंपटीशन है, ठीक है ना। अब क्या है कि मान लो चाइना देख रहा है कि इंडिया अच्छा कर रहा है और चाइना से आगे निकल रहा है, तो कंट्रीज कोशिश करते हैं तुम्हें डिरेल करने की। आप अपने यहाँ इंटरनली जो टर्बुलेंस देख रहे हैं ये 90% बाहर से फाइनेंस्ड है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सी, इफ योर हाउस इज नॉट इन ऑर्डर देन नोबडी विल बिलीव यू, विल ट्रस्ट यू। तुम्हारे पास इतनी शक्ति नहीं है कि तुम अपने घर को ठीक रख सको। बात समझ रहे हैं? तो nobody is going to believe you, ठीक। इसलिए yes, people do these things, they do try to pull you down, ठीक है। लेकिन उसमें स्मार्टनेस क्या है कि आप ये बोलिए कि भाई हम क्या कह रहे हैं, हमें जब लगता है कि कंपटीशन की वजह से कोई हमें नीचे गिराने की कोशिश करेगा तो हम क्या बोल देते हैं, शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, हम कहते हैं भाई हम भी आगे बढ़ रहे हैं तुम भी आगे बढ़ो, क्या दिक्कत है, मिल के आगे बढ़ते हैं, संग संग चले। अब हम्म, अब हम ए, अब हम अपना काम सही से कर रहे हैं, सामने वाले के बिहेवियर को हम बहुत ज्यादा रेगुलेट नहीं कर सकते। वी विल लीड बाय आवर ओन एग्जांपल। अगर सामने वाला कुछ हैंकी पैंकी करता है तो उसके हिसाब से जवाब दें, ठीक है। भाई जो हमारे यहाँ कहा गया है सठे साठ्यम समाचरे, जो जैसा है उसके साथ वैसा व्यवहार। अभी एक बहुत अच्छी चीज हुई,
षठे शाठ्यम समाचरेत। ग्रुप पे जरा उसकी हिंदी निकाल करके डाल दो ग्रुप पे। देखिए ऐसा है कि अभी एक बड़ी अच्छी कहानी हुई। माननीय मंत्री जी, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बोल रहे थे रायसीना डायलॉग में। तो एक कहीं लग्जमबर्ग का फॉरेन मिनिस्टर था, तो उसने पूछा कि भाई इंडिया क्या कर रहा है रशिया के खिलाफ, यूक्रेन में रशिया ने हमला कर दिया है और इंडिया को कुछ करना चाहिए, व्हाट इज इंडिया जस्टिफिकेशन, ये वो। उन्होंने बहुत तगड़ी बात बोली। उन्होंने कहा कुछ दिन पहले जब अफगानिस्तान के करोड़ों लोगों को पूरे यूरोप ने और पूरे अमेरिका ने छोड़ दिया था मर जाने के लिए, और हमने आपसे बोला था कि भाई अब अफगानिस्तान में ऐसा हो रहा है, तो हमको ये जवाब दिया गया था यूरोप से कि माइंड यू शुड माइंड योर ओन बिजनेस, अफगानिस्तान में जो हो रहा है होने दो। तो उन्होंने जवाब दिया एटलीस्ट हम आपको वो एडवाइस नहीं दे रहे। ठीक, मतलब जब आप पर आई तो आप तिलमिलाने लगे, और जब बात एशिया की हो रही थी तो आप कह रहे थे कि नहीं तुम अपना काम करो, वहां जो हो रहा होने दो। तो इसलिए कोई अगर आपके साथ गलत व्यवहार करता है तो फिर उसको उस हिसाब से टैकल करना। आपका काम यह है, यू विल ऑलवेज लीड बाय एग्जाम्पल, हाँ या ना? तो वो ध्यान रखो। यहां तक कोई डाउट, कोई मैं आपको कोई अभी मैंने कोई डॉक्यूमेंट नहीं शुरू कराया, कोई नोट्स नहीं शुरू कराए। आईआर की पहली क्लास है, मैं आपको सिर्फ कहानियां और एग्जांपल्स दे रहा हूं। और इस क्लास को दोबारा रिकॉर्डिंग आ जाएगी आपके पास, इस क्लास को दोबारा देखिएगा और दोबारा देख करके क्या सीखा उसके पॉइंट्स बनाइएगा। फिर मैं आपको नोट्स वगैरह दे करके और प्रॉपर शुरू करूंगा, ठीक है? यहां तक कोई डाउट हो तो पूछिए। है तो ठीक है यहां तक। चलिए, तो अगली कहानी म्यांमार और इंडिया की। म्यांमार माने बर्मा, बर्मा माने म्यांमार। म्यांमार की कहानी आप समझ लीजिए कि म्यांमार वॉज अ पार्ट ऑफ द ग्रेटर इंडिया। बौद्धिज्म, हिंदुइज्म और तो और जैनिज्म, ये सब जो है वो बर्मा में थे एक टाइम पर, और बर्मा के थ्रू ही वो साउथ ईस्ट एशिया तक पूरा सब पहुंचे, अपार्ट फ्रॉम सी रूट। कल्चरली बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग कनेक्ट था और बिल्कुल इनसेपरेबल पार्ट था बर्मा इंडिया का। लेकिन ब्रिटिशर्स ने उसको अलग कर दिया, वो एक अलग कहानी है। तो जब अलग हो गया, अलग देश बन गया बर्मा, तो वहां पर शुरुआत में डेमोक्रेसी वगैरह आई। डेमोक्रेसी आने के कुछ दिनों बाद वहां इंटरनल डिस्टरबेंसेस हुए और वहां पर आर्मी का रूल आ गया बर्मा में। अब एक बार जरा एटलस खोलिए सभी लोग, इंडिया और बर्मा की बाउंड्री देखिए। एटलस में
इंडिया और बर्मा की बाउंड्री देखें। खोल लिया। भारत के कितने राज्यों से बाउंड्री लग रही है म्यांमार की? मिजोरम से लग रही है, मणिपुर से लग रही है, नागालैंड से लग रही है और अरुणाचल से लग रही है, हाँ या ना? इन 4 राज्यों से मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल से बाउंड्री लग रही है म्यांमार की। अब पहले तो आप ये समझो कि म्यांमार की बाउंड्री भारत के 4 पूर्वोत्तरी राज्यों से लगती है। यानी कि म्यांमार में अगर कुछ इंस्टेबिलिटी आएगी, मान लीजिए म्यांमार से रोहिंग्या को उन्होंने मार करके बाहर निकाला, तो वो रोहिंग्या इन 4 राज्यों के रास्ते भारत आने की कोशिश करेंगे, आया ना? यानी कि म्यांमार और इंडिया का बॉर्डर जो है लगा हुआ है, प्लस यहाँ का बॉर्डर बड़ा ही ऐसा है, ऐसा है कि जिसमें आसानी से कोई बंदा इधर उधर पार कर सकता है। बहुत घना जंगल है और जंगल की वजह से जो है वो कोई भी बंदा बॉर्डर आपका पार कर सकता है, उसको ट्रैक करना, उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो पहली चीज क्या है कि म्यांमार और इंडिया का बॉर्डर लगा होने की वजह से, अब शब्द को सुनना, जो इलीगल माइग्रेशन है वो इस बाउंड्री से काफी ज्यादा हो सकता है। इलीगल माइग्रेशन से क्या होता है, आपकी इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम खड़ी होती है। मतलब जो लोग इलीगली इधर माइग्रेट करके आ रहे हैं वो आपके देश के नागरिक तो है नहीं, कल को जो है वो नागरिक नहीं है, कौन से क्राइम में इंडल्ज है, कौन से टेररिज्म में इंडल्ज हो जाते हैं आपको पता भी नहीं चलेगा, हाँ या ना? नंबर 2, मान लीजिए इन राज्यों में कुछ ऐसे वायलेंट ग्रुप्स हैं, मिजोरम में, मणिपुर में, नागालैंड में, अरुणाचल में, जो दूसरे देशों के कहने पर वहां पर जो है वो हथियार लेकर के भारतीय सेना के विरुद्ध या भारतीय स्टेट के विरुद्ध लड़ाई वड़ाई करते रहते हैं और अपने आप को भारत से अलग करने की कोशिश करते हैं। ठीक, अब आप बात समझिए। मान लीजिए ऐसे ग्रुप्स जो नागालैंड में, मणिपुर में, मिजोरम में, अरुणाचल में ऐसे वायलेंट ग्रुप्स, टेररिस्ट ग्रुप्स जो एक्टिव हैं, जो भारतीय सेना के विरुद्ध जो है वो कुछ वायलेंस कर रहे हैं। अब वो करते क्या है कि वो कोई हमला करते हैं भारतीय सेना पर और उसके बाद भाग करके म्यांमार में जाकर छुप जाते हैं, म्यांमार के जंगलों में। अब देश क्रॉस कर गए तो मार, सेना भी उधर जाकर के चेज नहीं कर सकती क्योंकि दूसरे देश की बाउंड्री में घुसना होगा वो। यानी कि म्यांमार के साथ एक और हमारी कहानी क्या है कि इधर के जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनके सेफ हेवंस, यानी कि उनके अड्डे, जहां पर वो अपना बचने के लिए, छुपने के लिए जो है वो जहां पर जाते हैं, वो अड्डे उनके म्यांमार की बाउंड्री में बना रखे थे उन्होंने। ठीक है ना? कितने लोगों ने वो मूवी देखी है, वो उरी, सबने देखी होगी ना? उरी का जो शुरुआत होती है सर्जिकल स्ट्राइक से पहले, जो एक दिखाते हैं कि वो जंगलों में जाकर के मार रहे हैं, वो म्यांमार वाली सर्जिकल स्ट्राइक थी। भारत ने पहली सर्जिकल स्ट्राइक उरी में नहीं की थी, म्यांमार में की थी। ठीक है? ज्वाइंट नहीं था, बस खबर दे दी गई थी।
म्यांमार के जो लोग हैं उनको खबर दे दी गई थी। राजेश जी नमस्ते। मैं ठीक हूँ, क्लास दे रहा था एक्चुअली, मैं अभी थोड़ी देर में लगा हूँ। हाँ जी। तो वेयर वर वी, तो वो जो है वो पहली सर्जिकल स्ट्राइक थी, ठीक है ना, म्यांमार वाली। तो कहने का मतलब क्या है कि जब आपका किसी देश के साथ बॉर्डर लगा हो और बॉर्डर इतना खतरनाक हो, जैसे इंडिया पाकिस्तान का है, इंडिया म्यांमार का है, इंडिया बांग्लादेश का है, जहां पर आपको उस बॉर्डर को गार्ड करना बड़ा मुश्किल हो, तो वहां पर जीएस पेपर 3 का एक टॉपिक क्या आ जाता है? क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। जरा इंटरनल सिक्योरिटी वाले पिछले साल एक क्वेश्चन का कंपाइलेशन भेजना कोई। इंटरनल सिक्योरिटी वाले लास्ट ईयर के क्वेश्चन का कंपाइलेशन भेजिए। नहीं हुए? और ज्योग्राफी किसने करी है प्रीलिम्स से कंपाइल? उसमें 2021 से कुछ क्वेश्चन नहीं कवर्ड है, उनको जरा देखो। 2021 के कुछ क्वेश्चन जो है वो उसमें कवर्ड नहीं है। पीडीएफ में कर देती भाई। ये देखिए 2021 का सवाल देखिए, राइट अ ब्रीफ एनालिसिस ऑफ द एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स एंड क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशंस अलोंग इंडिया म्यांमार एंड इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। ठीक, यानी कि आपसे डायरेक्ट सवाल 2021 में यही पूछा गया कि भाई इंडिया म्यांमार और इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के अलोंग क्या दिक्कतें चल रही हैं। चश्मा पूछने वाला नहीं किसी के पास? तो को पूजा क्लास बनी है नहीं, वो चश्मा साफ करने वाला भी खरीदने का भी कुछ प्रपोजल दे डालती है। नहीं वो सामान्य वाला नहीं बताती है लेंस कार्ड का। ना। सस्ता यदि सा है, मैंने ले लो। यदि मैंने कभी विवाह करा, ऐसे योजना तो नहीं है, तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मैं अपने घर से दूर रखूंगा। उनमें एक ये है जो खर्चा बताती है हमेशा। ठीक है। हाँ मैं तुम जैसे लोगों को, तुम मतलब हाँ, क्लास वाले तुम लोगों को सबको दूर रखूंगा। क्या? कौन अंकल? दरबान रखेंगे बाहर, गार्ड बाउंसर। ठीक। बना दिया हो पीडीएफ? बारह के आसपास। कहाँ गया यार? अगर आप ध्यान दो तो हर साल 5 से 6 सवाल आ रहे हैं इंटरनल सिक्योरिटी पर। ठीक है। अब आप जरा म्यांमार की इंपॉर्टेंस समझो। 2021 का आपका आखिरी सवाल जो है वो भी उसी पर है, म्यांमार म्यांमार और बांग्लादेश रिलेशन पर। ठीक। 2020 का भी आखिरी सवाल जो है वो म्यांमार बांग्लादेश पाकिस्तान पर है। दिख रहा नहीं दिख रहा? ठीक। उसके बाद किसी को मारने का मन।
2019 का जो लास्ट सवाल है वो भी यहीं पर है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया म्यांमार बॉर्डर, ठीक। उसके बाद 2018 का लास्ट सवाल भी वही है, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट से नॉर्थ ईस्ट इंडिया। और उसके बाद इसमें इससे भी वही है, मैनेजमेंट ऑफ इंडियन बॉर्डर डिस्प्यूट्स कॉम्प्लेक्स टास्क, ठीक है। उसके बाद 2017 में भी ध्यान दीजिए, द नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया इन्वेस्टेड विद इंसर्जेंसी, ठीक। उसके बाद 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल था, ठीक। तो कहने का मतलब क्या है कि आप समझिए कि सवाल सेम है, कंटेंट सेम लिखेंगे आप, बस भाषा बदल देनी है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, मूर्खों और मूर्खियों, सबसे पहले पिछले साल के सवाल देखिए और उन सवालों से ग्रेविटी देखिए किस टॉपिक की कितनी है। जरा इंटरनेशनल रिलेशंस वाले भेजना सवाल, ठीक। तो आपको ये समझ में आएगा कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसका वेटेज क्या है और टॉपिक सेलेक्ट कैसे किए। अगर आप ध्यान दो तो ये इंटरनल सिक्योरिटी के सवाल थे, लेकिन ये है इंटरनेशनल रिलेशंस के भी, ठीक, क्योंकि एक एडेड डायमेंशन ऑफ बगल वाला कंट्री है, ठीक है। अब एक बार जरा आप आईआर के सवाल भी देखिए। एक्टर यश refuses multi-crore endorsement deal for Pan Masala brand. Not promoting my culture. Very good. खैर, अब ये आपके आईआर के सवाल हैं। अब जैसे दो, रुको पहले एक किससे शुरू करते हैं। अब जैसे 2021 का सवाल है, द यूएसए इज फेसिंग एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट इन फॉर्म ऑफ चाइना दैट इज मच मोर चैलेंजिंग देन द अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन। अब हम सिर्फ म्यांमार के कॉन्टेक्स्ट में भी देख रहे हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि चाइना का म्यांमार में क्या इम्पैक्ट है, चाइना कैसे म्यांमार को हमारे खिलाफ यूज करने की कोशिश कर रहा है, ठीक। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 जो है 2019 का, द लॉन्ग सस्टेन्ड इमेज ऑफ इंडिया एज अ लीडर ऑफ द ऑप्रेस्ड एंड मार्जिनलाइज्ड नेशंस हैज डिसअपीयर्ड ऑन अकाउंट ऑफ इट्स न्यू फाउंड रोल इन द इमर्जिंग ग्लोबल ऑर्डर। तो इंडिया कैसे जो है, वो जो छोटे छोटे देश हैं उनका लीडर कैसे था, म्यांमार के साथ क्या हुआ पूरा, मतलब कहने का मतलब बस ये है कि आप ये ध्यान दीजिए कि इंटरनेशनल रिलेशंस के जितने भी सवाल आ रहे हैं, मैं बहुत ज्यादा खोज इसलिए नहीं रहा हूं कि आपको भी समझ नहीं आएगा उतना, ठीक है, कि यूएस चाइना में म्यांमार का क्या रोल है, ठीक है, या इंडिया का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में म्यांमार का एग्जाम्पल कैसे डालेंगे उतना समझ में नहीं आएगा। बट जैसे ये सवाल है, चाइना इज यूजिंग इट्स इकोनॉमिक रिलेशंस एंड पॉजिटिव ट्रेड सरप्लस एज टूल्स टू डेवलप पोटेंशियल मिलिट्री पावर स्टेटस इन एशिया। 2017 का पहला सवाल। कितने लोगों ने वो डॉक्यूमेंट्री देखी है चाइना वाली? कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने चाइना वाली डॉक्यूमेंट्री देख रखी है? अच्छा सॉरी, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही थी, रुक जाओ। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने, ये जो पहला सवाल है ये देखिए, पढ़िए सब लोग। चाइना की जो वीडियोस भेजे थे कितने लोगों ने देख रखे हैं, याद उठाओ। कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास वो वीडियो नहीं है? भाई चाइना वाले वीडियो ग्रुप पे पड़े हुए हैं ना सारे। चाइना मूव टू दी वेस्ट और यूरोप वाले, दोबारा भेज दो भैया। तान्या तुम जरा टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करो, तुमको वो वीडियो भेजे जाए, वो वीडियो से शुरुआत करो, थोड़ा और समझ में आएगा।
भाई साहब, डोंट बी अ फूल। अगर आपको कोई काम बोला जा रहा है तो उसे डिले मत करिए, तुरंत करिए। वो वाली चाइना की जब डॉक्यूमेंट्री आप देखोगे तो आपको आज के लेक्चर के बाद और मजा आएगा आपको कि भाई अच्छा चाइना ये ही कर रहा है। अब चाइना क्या कर रहा है कि म्यांमार में बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, म्यांमार में बहुत सारी रोड्स बना रहा है, म्यांमार के रिवर पर बहुत सारे डैम्स बना रहा है, और ये सब करने में वो म्यांमार की जमीन, वहां के नेचुरल रिसोर्सेज, ये सब ले ले रहा है। उससे क्या होगा, एक देश पे कब्जा हो रहा है आपका। श्रीलंका में, श्रीलंका की क्राइसिस चाइना की तो थे ना, और अब वो अपना मर्जी से अब मस्ती से अपना ज्ञान दे रहा दुनिया भर में। एंड नोबडी इज कॉलिंग आउट चाइना। कोई ये नहीं कह रहा कि श्रीलंका की इतनी बड़ी क्राइसिस का जिम्मेदार चाइना है, कोई नहीं कह रहा, हालांकि है भी नहीं। क्यों? अगर श्रीलंका के लीडर्स इतने करप्ट ना होते तो चाइना, थोड़ी मजाल थी चाइना की ये कर लेता। तो महिंद्रा राजपक्षे की पूरी फैमिली ने बेच ही दिया, लगभग पूरे देश को ही बेच दिया, इंटायर कंट्री सोल्ड। ठीक है, आप समझ लीजिए कितनी कैसी खतरनाक स्थिति है। महिंद्रा राजपक्षे और, अरे बच्चे, इस वाले नंबर पे नहीं, ये मेरा व्यक्तिगत नंबर है और इस पर टेलीग्राम में बहुत एक्टिव नहीं रहता हूँ। कोचिंग वाले टेलीग्राम, कोचिंग वाला जो नंबर है उसके टेलीग्राम में मैसेज करो, उस पे द इजीएस्ट वे टू कॉन्टेक्ट मी इज दैट। नहीं चल जाता है, एक फोन में 10 टेलीग्राम चल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। टैलेंट होना चाहिए उसके लिए है। हाँ, तो जो है कई बार ये तो कंफ्यूजन होता है, टेलीग्राम मैं चलाता हूँ इस नंबर का, कॉल और व्हाट्सएप उसके पास रहता है, शाहरुख पास। तो लोगों को समझ में नहीं आता कि वो बात किससे कर रहे हैं, फिर हम लोग समझाते हैं कि नहीं भैया, टेलीग्राम ही हमारे पास है। अरे कोचिंग के सारे ग्रुप इस नंबर से है ना, तो क्या करें फिर? कोचिंग के सारे ग्रुप इसी नंबर से हैं। क्या कह रहा है? लग मुझे भी यही रहा, बहुत बोलता है आज के लिए, और बहुत अनाप शनाप बोलने लगा, तो समझाओ थोड़ा। बहुत ज्यादा बोलने लगा और बहुत उल्टा सीधा बोलने लगा, तो समझ नहीं आता क्या बोल रहा है। ठीक है। क्या? चाइना इज यूजिंग इट्स इकोनॉमिक रिलेशंस एंड पॉजिटिव ट्रेड सरप्लस। और तुम पहले तो गिव अस ट्रीट, नौकरी वोकरी करने लगे हो, बड़े हो गए हो, मतलब कैसे काम चलेगा है? है? ये कल जो बोला उस पर ध्यान दो, मारूंगा बहुत ना। हाँ, आगे। China is using its economic relations and positive trade surplus as tools to develop potential military power status in Asia। ठीक, जब आप ये वाले वीडियो देखोगे ना, इस सवाल को लिख लो कहीं अपने सामने, कहीं लिख लो, और ये वीडियो देख करके इस सवाल का आंसर लिखना, जो वीडियो ग्रुप पे आ गए। ठीक है, इस सवाल को मैं आपको कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ ग्रुप पे। I will come and tell you facts in some time। ठीक, तो मैं आपको म्यांमार की कहानी बता रहा था। पहली चीज हमने देखी ज्योग्राफी म्यांमार की, यानी कि इस कहानी से पहला लेसन क्या है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में पहली चीज जो देखी जाती है वो देखी जाती है ज्योग्राफी। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारी ज्योग्राफी ऐसी है कि तुम दो कंट्रीज के बॉर्डर एक दूसरे से लगे हैं, तो वहां से तुम्हारे बॉर्डर की वजह से सिक्योरिटी के एस्पेक्ट्स आ जाएंगे,
कि भाई बॉर्डर पे तुम्हारे लोग इधर उधर मूव कर रहे हैं, घुसपैठ हो रही है, कोई आतंकवादी घुस जा रहा है, कोई ये घुस जा रहा है, कोई वो घुस जा रहा है। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में पहली चीज जो इंपॉर्टेंट होती है वो ज्योग्राफी। इसलिए भाइयों और बंधुओं और बहनों, पहली चीज जो आप करेंगे वो एटलस खरीदेंगे। जब भी कोई कंट्री न्यूज में आए तो उसकी ज्योग्राफी देखिए। अब ज्योग्राफी में क्या देखना होता है, अब मेरी बात को 2 मिनट के लिए सारे काम छोड़ करके बहुत ध्यान से सुनिए। मान लीजिए म्यांमार है, बहुत ध्यान से सुनना। आपने म्यांमार की ज्योग्राफी देखी कि म्यांमार में ये पहाड़ है, ये नदियां हैं, इंडिया से बॉर्डर लगता है। ये तो ज्योग्राफी का पहला हिस्सा हो गया। दूसरा हिस्सा, म्यांमार में इतनी बारिश होती है, उसकी वजह से इतनी क्रॉप्स होती हैं, ये क्रॉप्स होती हैं, ये पेड़ लगते हैं, इन पेड़ों से ये टिम्बर निकलता है, ये टिम्बर पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है। अच्छा, इंडिया भी ये टिम्बर लेता है, जिसे कहते हैं टीक। जो टीक का पेड़ होता है वो म्यांमार में सबसे ज्यादा होता है, और म्यांमार सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है टीक वुड का। तो हमने देखा कि अच्छा इंडिया की डिपेंड, अब देखिए बात कहाँ से शुरू करी थी, डिपेंडेंस डेवलप करने से, याद है नहीं याद है? तो इंडिया की पहली डिपेंडेंस क्या हो गई कि भाई इंडिया टीक वुड ले रहा है। फिर दूसरा हमने देखा अच्छा यहाँ चावल होते हैं, यहाँ ये होता है, ये होता है, ये भी इंडिया बहुत सारा कुछ ले रहा है, ठीक है। फिर हमने देखा इंडिया से ये लोग बहुत सारा सामान ले रहे हैं, ठीक। तो जब आपको किसी देश की ज्योग्राफी पता होती है तो ये पता होता है वहां पर क्या चीजें, क्या क्रॉप्स हो रही हैं, क्या हो रहा है, और उससे ये आप आइडिया लगाते हो कि इनका फिर ट्रेड और इकोनॉमी ऐसे चलेगी, ठीक। कि भाई अगर वहाँ टीक हो रही है तो इसका मतलब वो दुनिया भर में टीक दे रहे होंगे। अब जैसे इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया इक्वेटोरियल रीजन है, वहां पर जो है वो पाम बहुत होता है, तो आपको पता है कि पाम ऑयल वो दुनिया भर में बेच रहे हैं। तो एटलस इज योर बेस्ट फ्रेंड, ठीक। इंटरनेशनल रिलेशंस की शुरुआत और आखिरी दिन तक आप मेंस देने जाओगे, उससे पहले भी मैं बहुत छोटा सा हैक बताता हूँ, हम लोगों ने इजाद किया था, आज तक कभी नहीं बताया। हम लोग मेंस के एक दिन पहले कुछ पढ़ने का तो है नहीं, क्योंकि इतना कुछ पढ़ने का है कि कुछ भी पढ़ने का नहीं है, ठीक है। तो एक दिन पहले आप पढ़ नहीं सकते, मतलब यू कांट गो एंड से, मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ, नहीं हम रिवाइज करते, घंटा तो रिवाइज करता हूँ भाई, तुमने 2 साल जो पढ़ा उसको एक दिन में रिवाइज कर लो, क्या बात कर रहे हो। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग एटलस देके बैठते थे, और एटलस पे ऐसे चलता था, मतलब एक कॉन्टिनेंट शुरू किया, मान लो यूएसए, तो यूएसए शुरू करा कि भाई यूएसए पे उंगली रखी, अच्छा चलो यूएसए, तो यूएसए का इंडिया से ये 10 चीजें, ट्रेड, इकोनॉमी, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट, फलाना ठिकाना। रशिया इंडिया से 10 चीजें, साउथ कोरिया इंडिया से 10 चीजें। अब इससे क्या होता था कि हमें पूरे मैप में रिवाइज हो गया और सबकी लोकेशन भी दिमाग में आ गई, कि मान लो कल को वो सवाल पूछ ले कि भैया यूएसए और इंडिया की सिक्योरिटी रिलेशंस पर बताइए, तो आपको यही नहीं पता है कि यूएसए के बगल में कौन सा ओशियन है, कौन सा सी है। तो सिक्योरिटी का जो आर्मी नेवी वाला एस्पेक्ट है, ये समझे ना, चप्पू चलाना, ठीक, नेवी। हमारी नहीं, हमारे में चप्पू चलता है, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपको ये पता होगा कि साउथ कोरिया कहाँ पर है, उसके बगल में ओशन है, तो आप बता सकोगे कि अच्छा हाँ इंडिया और उसका नेवल ट्रेड हो सकता है, हमारी नेवी साथ में कोऑपरेट कर सकती हैं, ठीक है। अगर आपको ज्योग्राफी पता होगी तो 2-3 पॉइंट तो आप एग्जाम में ऐसे लिख सकते हो कि भैया आपको पता चल गया अच्छा साउथ कोरिया यहाँ पर है, तो आपने कह दिया अच्छा ये इंडो पैसिफिक में आ जाएगा, हमारी नेवी यहाँ ट्रेड कर लेंगी, यहाँ पोर्ट इनका, ये पोर्ट हमारा, ये पोर्ट जुड़ सकता है। बात समझ नहीं समझ? तो एटलस इज योर बेस्ट फ्रेंड। अभी जैसे मान लो रशिया और यूक्रेन वाला हो रहा है, तो आपने रशिया पे उंगली रखी, अच्छा इंडिया से ये 10 चीज है, रशिया में ऑयल होता है, हम रशिया को वीट दे रहे हैं, हम उनसे ऑयल ले रहे हैं, हम उनको, वो हमको ये हैवी इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इंटरनेशनल रिलेशंस में एक दूसरे के लिए क्या इंपॉर्टेंस है वो समझ में आती है। खैर, म्यांमार, अगला म्यांमार में क्या होता है कि मैंने आपको बताया कि म्यांमार में बहुत टाइम तक आर्मी का शासन था, मिलिट्री का रूल था। सोचिए, मिलिट्री का रूल है, उसके बावजूद
इंडिया के रिलेशंस म्यांमार से बढ़िया चल रहे हैं, तो ट्रेड वेड हो रहा है। लेकिन इंडिया क्या करता है, वहां की मिलिट्री को इस बात के लिए मनाता है, तैयार करता है कि भैया आप डेमोक्रेसी ले आओ। और धीरे धीरे वहां की जो आर्मी है वो इस बात पर ध्यान देती है, मान लेती है, और वहां की एक लीडर बहुत बड़ी सूकी आंग सान सूकी, ठीक है, उनको जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनाने को तैयार हो जाते हैं। चुनाव होते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर बनती हैं, वहां पर डेमोक्रेसी स्टेब्लिश होती है म्यांमार में, ठीक है। वो बात अलग है कि फिर वहां पे कुछ होता है दोबारा से, वहां आर्मी रूल है। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट लेसन क्या है कि इंडिया ने म्यांमार से जो अपने बाकी रिश्ते थे, इकोनॉमी के रिश्ते थे, मिलिट्री के रिश्ते थे, उनका यूज करके म्यांमार में वहाँ के रूलर थे उनको इस बात के लिए तैयार किया कि आप अपने यहाँ डेमोक्रेसी ले आइए। और वहां पर डेमोक्रेसी आ भी गई। मतलब जो थोड़ी देर पहले डाउट पूछा गया था, एक एक तरह के रिश्तों का, एक तरह की चीजों का यूज कैसे हम उसी देश से दूसरे ऑब्जेक्टिव्स पूरा कराने में कर सकते हैं। मतलब आप अगर उनकी मिलिट्री से कहो कि भाई देखो हम तुम्हें हथियार दे रहे हैं, और तुमको पता है अगर हम तुम्हारा सपोर्ट नहीं करेंगे तो चाइना जो है वो तुम पे हमला करके, और चाइना जो है वो तुमको जो है वो अपने कंट्रोल में ले लेगा। ऑलरेडी तुम्हारे यहाँ इतना इन्वेस्टमेंट और इतनी जमीन जायदाद उसने इकट्ठा कर ही ली है, तुमसे छीन ही ली है। तो उनके लोगों को लगेगा कि यार बात तो सही कह रहे हैं, चाइना हम पे लगातार दबाव डाल रहा है, हमको अपने में मिलाना चाहता है, ठीक है, और हमारे यहाँ लोगों को बड़ा परेशान कर रहा है। तो आपने वो डर दिखाया उनको, फिर आपने कहा हम तो भाई देखो तुम्हारी मदद कर रहे हैं, हम तुमको इतना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तुम्हारी आर्मी को ट्रेन कर रहे हैं, हथियार दे रहे हैं, सब दे रहे हैं। तो एक काम करो यार, अब हम तुम्हारी इतनी मदद कर रहे हैं तो थोड़ा सा जरा तुम ये काम और करो और डेमोक्रेसी की तरफ जाओ, तो हम ना तुम्हारी और खुल करके मदद कर पाएंगे। क्योंकि अभी क्या है ना, तुम साले आर्मी के रूलर हो, डिक्टेटर हो एक तरह से, तो हम तुम्हारी खुल के मदद नहीं कर पा रहे। तो उनके भी दिमाग में बात समझ में आई, अच्छा हाँ यार चलो ठीक है, तो उन्होंने वहां पे डेमोक्रेसी की तरफ कदम बढ़ा दिया। मतलब इतना सिंपल नहीं होता जितना मैं आपको बता रहा हूं, बट इट स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर ओनली कि यू यूज वन पार्ट ऑफ द गुड पार्ट ऑफ योर रिलेशंस to extract desirable outcomes from other country। और अब आखिरी चीज, ये जो अभी भी कहानी समझाई ना, इसी को कहते हैं ट्रांजैक्शनल फॉरेन पॉलिसी। आपने ट्रांजैक्शंस किए, मतलब कुछ दे करके कुछ लिया। और फॉरेन पॉलिसी की अगर कोई एक डेफिनेशन है ना, तो कुछ दे करके बहुत कुछ लेने की कला को फॉरेन पॉलिसी कहते हैं। ठीक, आपने वैक्सीन ऑफर करी, जिंदगी भर का गुडविल ले ली, ठीक, आप कभी भी बोलोगे वो आपकी हेल्प करेंगे क्योंकि आपने इतने एक्सट्रीम टाइम में उनकी मदद करी थी। कुछ दे करके बहुत कुछ लेना। और अच्छा विदेश मंत्री या अच्छा विदेश सेवा का ऑफिसर वही होता है जो देता कम है और लेता ज्यादा। एक वैक्सीन की 350 रुपया की बोतल दे के आपने इंडिया के इतने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट वहां पर जगा दिए, इतने सारे वहां पर इतना तगड़ा वहां पर जो है वो रिलेशन बना लिया, कुछ दे करके बहुत कुछ लेना। और फॉरेन पॉलिसी या इंटरनेशनल रिलेशंस सबसे बढ़िया कब चलते हैं, जब वो देश बाकी, बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि इसी जगह से मैं कल का लेक्चर स्टार्ट करूंगा। इंटरनेशनल रिलेशंस अच्छे कब चलते हैं, जब कोई देश दूसरे देशों के लिए या बाकी पूरी दुनिया के लिए रेलेवेंट रहता है। अब पाकिस्तान रेलेवेंट है किसी के लिए? क्या लोगे पाकिस्तान से?
सेकंड हैंड तमंचा, ठीक। आप रेलेवेंट हो क्यों? कोविड हुआ आप मास्क दे रहे हो, कोविड हुआ आपने वैक्सीन दी, कोविड हुआ आपने फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला, ठीक। कहीं भूकंप आता है आपके लोग पहुंच जाते हैं, नेपाल में भूकंप आया आपने वहां मदद की, रशिया यूक्रेन का संकट हुआ आपने यूक्रेन को मदद की, रशिया को भी मदद कर रहे हैं उनसे तेल लेकर के, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि रेलेवेंसी क्या होती है? जिस समय दुनिया या कोई देश जो समस्याएं फेस कर रहा हो, आई रिपीट, जिस समय दुनिया या कोई देश जो समस्याएं फेस कर रहा हो, उस समय पर उन समस्याओं के सॉल्यूशन के तौर पर जो देश खड़ा होगा वही सबसे रेलेवेंट होगा। भाई मान लीजिए कोविड में ऑक्सीजन की डिमांड थी, हम लोग ऑक्सीजन बांट रहे थे, तो उस समय तो लोगों के लिए हम ही भगवान थे। उस समय कोई उनको जो है वो नेता और कोई बिजनेसमैन नहीं दिख रहा था, ठीक। उन्हें तो दिख रहा था इनके पास ऑक्सीजन है, आज ये जरूरी है मेरे लिए, हम इनके पास जाएंगे। तो जिस समय जिस जो रेलेवेंट रहे हर समय पर, वही देश इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा कि रेलेवेंसी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैसेट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन।